इमरान प्रताप साहब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब इमरान प्रताप साहब आएंगे, जिसका कि आज का मुद्दा बहुत ज़रूरी है। आपने दिया धोखा, अल्पसंख्यक क्यों दे मौका? शुरू करें। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के खास आग्रह पर आज हम लोग के बीच आप लोग के साथ बात करने के लिए वो शख्स हैं जो राज्यसभा में चेयर के माध्यम से सरकार से आंखों में आंखें मिलाकर 140 करोड़ जनता के सवाल पूछते रहे हैं। इन बातों से अपने उन शेरों को शुरुआत करते हुए कि टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिले इलाही के करम देख रहे हैं। लास्ट बजट में इन्होंने इस बात को बोलते हुए शुरुआत की थी भुखमरी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर और लोगों के और भी आम बातों पर। वैसे हमारे इमरान प्रताप जी जो एक ऐसे प्रवक्ता हैं, ऐसे नेता हैं जो पूरे आवाम के लोगों को की बात करते हैं, आज आपसे बात करेंगे। इनके साथ हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन मुमताज पटेल, अब्दुल वाहिद कुरैशी जी हैं जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के यहाँ पर अध्यक्ष हैं। डिप्टी चेयरमैन हैं हमारे साथ, और मुमताज पटेल जी जो AICC स्पोक्स पर्सन हैं। आसमा जी हैं जो तेलंगाना से आई हैं, और रश्मि जो मध्य प्रदेश से हैं, अरुण जी जो राजस्थान से हैं। मैं अब समय को बर्बाद न करते हुए मैं श्री इमरान प्रताप जी से आग्रह करता हूं कि आपसे मुखातिब। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के साथियों का बहुत स्वागत है। मैं 3 मिनट लेट पहुंचा, उसके लिए माफी चाहता हूं आपसे। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रीशेड्यूल हुई, उसके लिए भी माफी चाहता हूं। दिल्ली चुनाव बिल्कुल अपने पीक पर है। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ रही है। हम सारे लोग लगातार पूरे राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे बाकी जो स्टेट के लीडर हैं वो सब। मैं खुद लगातार पूरे प्रदेश में जनसभाओं में जा रहा हूं, और जो माहौल हमने जमीन पर देखा है वो बहुत शानदार है। लोग आम आदमी पार्टी की सरकार से उबे हुए हैं, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आपके सवाल तो होंगे ही, लेकिन मेरे भी कुछ सवाल हैं जो इस सरकार से हैं। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, आपने दिया धोखा, अल्पसंख्यक फिर क्यों दे मौका। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार अल्पसंख्यकों का वोट लेते आए हैं, और अल्पसंख्यकों ने झोली भर के पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट भी दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 10 साल में लगातार उनको छला गया, उनको ठगा गया, उनके किसी भी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी कहीं भी खड़ी नहीं हुई। आप आम आदमी पार्टी की जो टीम है, आप उसको देखेंगे तो उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है,
उसमें एक भी किसी भी मुस्लिम को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। अब पिछले 2 राज्यों से उन्हें राज्यसभा में सदस्य भेजने का मौका मिला, दिल्ली और पंजाब से, उसमें एक भी किसी भी मुस्लिम को मौका नहीं दिया गया। तो स्पेशली दिल्ली में इस बात को लेकर के अल्पसंख्यकों में बहुत गुस्सा है, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। और मैं यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से 5 सवाल करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आपके माध्यम तक मेरे सवाल उन तक पहुंचे। पहला सवाल है कि जहांगीरपुरी और पूर्वी दिल्ली में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उस पर केजरीवाल जी पूरी तरह से चुप रहे। अगर कोई उन मुद्दों पर जाकर के लोगों के बीच खड़ा हुआ तो हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़े हुए, उन्होंने लोगों के आंसू पोंछने का काम किया। सरकार के मंत्री, सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी अपने घर से बाहर नहीं निकले। जिस तरह आज वो बीच में जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए या फिर बाद में चुनाव हुए तो वो पूरे लाल लश्कर के साथ लोगों के बीच में वोट मांगने तो गए, लेकिन जब दंगे हो रहे थे, जब सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी जहांगीरपुरी में और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में, तो एक भी जगह अरविंद केजरीवाल जी नजर नहीं आए। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस समय चुप्पी क्यों साध रखी थी और आज तक आपने चुप्पी क्यों साध रखी है, और जो प्रभावित समुदायों की समस्याएं थी उनको हल करने के लिए आपने क्या कदम उठाए इन दोनों जगहों के, विशेष करके जहांगीरपुरी और पूर्वी दिल्ली। मेरा दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जो जिसके विजुअल आपके सामने भी है, वो सवाल ये है कि जब गुजरात में बिल्किस के दोषी जो थे, उसके बलात्कारी जो थे, उनको जब गुजरात सरकार ने रिहा किया, उसके बाद पूरे देश में एक गुस्सा था, लोग सवाल पूछ रहे थे। और जब मीडिया के एक साथी ने वही सवाल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी से पूछा, तो मुझे वो विजुअल आज भी याद है कि किस तरह से उन्होंने अपने सामने से माइक हटाया था चैनल का और उस सवाल को एकदम नकार दिया था उन्होंने। तो मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया जी की जो शर्मनाक चुप्पी थी बिल्किस के मामले में, एक तो बिल्किस महिला थी, महिला होने के नाते आपको बोलना चाहिए था, आप चुप रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि बिल्किस मुस्लिम महिला थी। तो मेरा सवाल है कि ये शर्मनाक चुप्पी क्यों? तीसरा मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जब देश भर में CA-NRC के आंदोलन चल रहे थे और शाहीन बाग एक प्रतीक के तौर पर, एक प्रतिरोध का प्रतीक बनकर के शाहीन बाग पूरे देश के सामने खड़ा हुआ और लगातार माएं, बहनें, बुजुर्ग महिलाएं प्रोटेस्ट करते हुए शाहीन बाग में बैठी रही, सर्द शामों में, सर्द रातों में। उस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके तमाम कैबिनेट के लोग जिस तरह से शाहीन बाग आंदोलन को लेकर के गृह मंत्री को चुनौतीपूर्ण तरीके से कह रहे थे कि अगर मैं गृह मंत्री होता तो 2 घंटे में शाहीन बाग खाली करवा देता, इससे उनकी मंशा पता चलती है। इससे वो हाशिए पर मौजूद किसी भी समुदाय के लोकतंत्रात्मक तरीके से प्रतिरोध के अधिकार का मखौल उड़ाते हुए दिखते हैं। मेरा सवाल है कि आपकी वो चुप्पी क्यों थी? आप क्यों उस आंदोलन के विरोध में थे जबकि वो अपने अधिकारों को लेकर के किया जा रहा एक आंदोलन था? चौथा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो दिल्ली के अल्पसंख्यकों के साथ साथ देश भर के मुसलमानों को कचोटता है। वो सवाल है कि जब पूरे देश में कोरोना फैला हुआ था और कोरोना को लेकर के केंद्र की सरकार पूरी तरह से विफल थी, लोगों को सांसें नहीं उपलब्ध करवा पा रही थी, ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करवा पा रही थी, तो केंद्र की सरकार ने एक प्रपंच रचा था कि किस तरह से इसमें किसको बदनाम किया जाए और किसके कंधे पर कोरोना की जिम्मेदारी डाली जाए। उसके लिए मरकज को चुना गया, तबलीगी जमात को चुना गया। और मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि केंद्र सरकार की उस मंशा में
अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी सरकार साथ में शामिल थी और जिस तरह से दिल्ली राज्य सरकार के बुलेटिन निकलते थे, उनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी होता था, उसमें कोविड पेशेंट के साथ साथ मरकज का जो अलग से कॉलम देश के सामने उन्होंने रखा, उससे पूरे देश में तबलीगी जमात को और मरकज को लगातार नफरत का सामना करना पड़ा, बदनाम होना पड़ा। बाद में वो सारे आरोप जो है वो झूठे निकले। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो मंशा थी एक समुदाय विशेष के खिलाफ कोरोना के दौरान, उस मंशा में आप जिस तरह से आगे बढ़ करके 2 कदम आगे बढ़ के, भाजपा से भी आगे बढ़ करके आपने मरकज को बदनाम करने की साजिश की, वो क्यों की? और फिर आप किस मुंह से दिल्ली राज्य के मुसलमानों के बीच में वोट मांगने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं? मेरा एक और अंतिम सवाल है कि आपके विधायक नरेश यादव को कुरान शरीफ की बेअदबी के मामले में सजा हुई, जो एक बहुत गंभीर चिंता का विषय था कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि पे एक धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का मामला बना और कोर्ट ने बाकायदा सजा दी। आखिर तक आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी रही, उसको टिकट दिया गया और जब बहुत व्यापक पैमाने पे विरोध हुआ तब जाकर के उसका टिकट काटा गया। तो मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि आपको मुसलमानों के धर्म ग्रंथ को अपमानित करने वाले, उसकी बेइज्जती करने वाले इंसान से इतना प्यार क्यों था? ये मेरे सामने राज्यसभा की लिस्ट है, आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा में भेजे गए लोगों की लिस्ट है। इसमें एक भी मुसलमान अब तक आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में नहीं भेजा है। ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी प्रतिनिधित्व देने के मामले में मुसलमानों को कहीं भी आसपास भी नहीं रखना चाहती। ये मेरे कुछ सवाल थे। मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ, लोगों में गुस्सा है, लोग अलग-ऐलान आम आदमी पार्टी से ये कह रहे हैं कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से, जादू से न छूटेगा, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। लोगों में गुस्सा है, लोग नाराजगी जता रहे हैं और शायद इसीलिए मेरा तो मीडिया के साथियों से भी सवाल है, मैंने अभी तक अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी मुस्लिम इलाके में जनसभा करते हुए नहीं देखा। आप सबने देखा हो तो कृपया मुझे सूचित करिएगा, मुझे अब तक नहीं दिखाई पड़ा है। यही वजह है कि वो कहीं भी अपने किसी मुस्लिम प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये मेरे कुछ सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आपके सवाल आमंत्रित हैं। मीडिया के साथियों के सवाल आमंत्रित हैं। सर, आप घर घर जाके ओपिनियन पूछ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो शीला दीक्षित की सरकार की खामियां निकाल पाए, मगर उसके बावजूद भी हम इस दशक से देख रहे हैं कांग्रेस। देखिए 2013 में एक प्रपंच रचा गया जंतर मंतर और देश के रामलीला मैदान में, राजधानी के रामलीला मैदान में एक व्यक्ति को एक प्रतीक बना करके बिठाया गया और उसके बाद उसके पीछे जो फोर्स काम कर रही थी वो आरएसएस की थी, वो भाजपा की थी, वॉलेंटियर आरएसएस और भाजपा के थे और प्रतीक बनाए गए अन्ना हजारे। और उस पूरी साजिश में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को और शीला दीक्षित को बदनाम करने की जो साजिश थी उसमें मीडिया ने भरपूर साथ दिया, जिसका कारण ये हुआ कि मुझे लगता है कि सदी के सबसे शरीफ प्रधानमंत्री का जो चरित्र हनन अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने किया था, स्वर्गीय मनमोहन सिंह साहब के बारे में, शीला जी के बारे में जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, मुझे लगता है कि प्रकृति ने अब जाकर के कहीं न्याय किया। मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्ति पे जो लांछन लगाए थे भ्रष्टाचार के, प्रकृति की लाठी में आवाज नहीं होती है, कुदरत की लाठी में, और उन भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों की सजा पूरी आम आदमी पार्टी को यूं भुगतना पड़ा कि मनमोहन सिंह साहब जब दुनिया से कूच करके गए तो दुनिया का हर व्यक्ति उनके लिए मातम करता रहा। देश को अब एहसास हुआ कि मनमोहन सिंह जी क्या शख्सियत थे। और जिन आरोप लगाने वाले, भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनकी पूरी कैबिनेट खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट के आई। ये प्रकृति का इंसाफ था। ऊपर बैठी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की रूह और शीला दीक्षित जी की रूह जो है वो मुझे लगता है दिल्ली वासियों की तरफ देख रही है और दिल्ली की जनता इस बार जरूर उनकी रूह के
उनके साथ इंसाफ करेगी। सर अन्ना हजारे जी ने तो कल परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको वक्त कोसा है अरविंद जी को, और शराब में डूबे हुए इस तरह की। तो ये आपने अच्छी सूचना दी है। मैं तो बहुत दिन से ढूंढ रहा था, मेरा तो एक शेर है कि भारत माँ की आंख के तारे कहाँ गए, आरएसएस के राज दुलारे कहाँ गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। वो बहुत दिन से नजर नहीं आ रहे थे, और इस बीच अगर निकल के आए हैं और उन्होंने कोसा है आम आदमी पार्टी को, तो इससे भी जाहिर होता है कि जिस तरह से शुचिता और पवित्रता के उच्चतम मानदंड पर खड़े होकर के इन लोगों ने देश के सामने लोकपाल और स्वच्छ राजनीति का वादा किया था, उसको खुद उनके पितामह जो है वो लगातार कोस रहे हैं। इससे भी पता चलता है कि कितने बड़े बहुरूपियों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। जी नासिर चांसारे टाइम्स, शुक्रिया जी। सर एनडीए की कल एक साझा रैली होने वाली है, एनडीए पार्टनर्स जो हैं वो एक साथ दिल्ली में उतरने वाले हैं। क्या माना जा सकता है कि बीजेपी जो है वो बड़ा कंपटीशन देख रही है दिल्ली में, इसी वजह से अब सारे एनडीए पार्टनर्स एक ग्रुप में नजर आए? देखिए एनडीए का पूरा कुनबा, एनडीए की चुनाव लड़ने की अपनी एक रणनीति है। जाहिर सी बात है वो चुनाव को गरमाने के लिए इस तरह का अपना तामझाम करते हैं, और ठीक है उनकी अपनी रणनीति है, उस पर कोई टिप्पणी क्यों करें। हम एक बात जरूर कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रही है, और यही वजह है कि आप देखिए पार्टी का हर बड़ा नेता प्रचार में उतरा हुआ है। दिन में हम 3-3, 4-4 सभाएं मैं स्वयं कर रहा हूं। राहुल जी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। अभी उन्होंने दलितों से संवाद किया, चिंतकों से संवाद किया, और जो सवाल उन्होंने खड़े किए उस पर बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अल्पसंख्यक समाज के बीच में मैं जाकर के जिस तरह से मुद्दे उठा रहा हूं उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कुल मिलाकर के हमें हमारे सवाल बहुत जायज हैं, और दिल्ली की जनता एक बात जरूर मान रही है कि शीला दीक्षित जी ने जितने फ्लाईओवर बनवाए थे, शीला जी ने जितने मेट्रो स्टेशन बनवाए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के टाइम पे जितने काम हुए थे, दिल्ली में रंग रोगन के अलावा उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रैफिक जाम इतना ज्यादा है कि ना पूछिए। केजरीवाल जी की खांसी सही हो गई, पूरी दिल्ली खांस रही है। प्रदूषण इतना ज्यादा है। भाजपा ने नफरत का माहौल बनाया, नफरत से हवा को जहरीला किया। आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण से हवा को जहरीला किया। दोनों बराबर के गुनहगार हैं दिल्ली को बर्बाद करने में। दिल्ली की जनता को दोनों से बदला लेना। ओके सर इसी में मतलब दूसरी तरफ जैसे इंडिया ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ब्लॉक के पार्टनर्स अलग रहे, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जो नजर आते हैं। कई क्वेश्चंस भी इस तरीके से उठाए गए थे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस होगा, दूसरी तरफ एनडीए एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है? देखिए पूर्व में हमने बड़ी उदारता दिखाई है। राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अपना भी नुकसान करके उदारता दिखाई है पूर्व के चुनाव में। अब हम अपने पूर्व में जो किए गए काम थे, हमारे नेताओं की जो विरासत है, उनको लेकर के दिल्ली के चुनाव में है, और इतनी घबराई हुई आम आदमी पार्टी है कि उसको उत्तर प्रदेश से अपने दोस्तों को बुलाना पड़ रहा है, बंगाल से दोस्तों को बुलाना पड़ रहा है। इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किराड़ी गया चुनावी सभा करने के लिए, उसके एक दिन बाद 2 दिन बाद उन्हें अखिलेश यादव जी को वहां ले जाना पड़ा। मैं जयपुरा गया, बाद में उन्हें अपने सांसदों को ले जाना पड़ रहा है, धर्मेंद्र यादव जी वहां जा रहे हैं। तो ठीक है, वो मित्रता निभा रहे हैं। हम अकेले इस स्थिति में हैं कि हम दिल्ली में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता जो पूर्व में गठबंधन से दिल्ली में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुस्त हो गया था, वो बहुत मजबूत होकर के दिल्ली में चुनाव लड़ा रहा है। हमारा कैडर खड़ा हुआ है, और एक बार फिर से हम शीला दीक्षित जी वाली दिल्ली वासियों को देने का वादा कर रहे हैं, और लोग हम पर भरोसा जता रहे हैं। जमुना के पानी के बारे में क्या कहेंगे? हरियाणा और ये जो ब्लेम गेम जो खेल रहे हैं। देखिए ब्लेम गेम में जो सच्चाई है वो आपके सामने है। अब तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूरी जमुना के पानी नहीं बल्कि चुल्लू भर पानी की बात करूंगा कि वो चुल्लू भर पानी लें, और एक बार उस चुल्लू भर पानी में खुद को देखें, और फिर देश से माफी मांगे। जो आरोप उन्होंने शीला दीक्षित जी पर लगाए थे, वो उसी चुल्लू भर पानी को हाथ में लेकर के एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के मामले में देश से माफी मांगे। कांग्रेस को लेकर जो आरोप उन्होंने लगाए थे उससे पूरे देश से माफी मांगे, क्योंकि वो सारे आरोप
चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में हो, चाहे शीला जी के बारे में हो, सारे झूठे साबित हो चुके हैं। तो मैं चुल्लू भर पानी की बात करूंगा। कल 7-8 आम आदमी पार्टी के जो विधायक उन्होंने छोड़ी आम आदमी पार्टी में इस्तीफा दिया है, वो आपकी नहीं, वो आपको ज्यादा जानकारी होगी किसके संपर्क में है, क्योंकि मीडिया का ये काम है। हमारे यहाँ जो ज्वाइनिंग हुई है, हम किसी को चोरी छुपे तो ज्वाइन कराते नहीं, खुलेआम ज्वाइन कराते हैं। जो हमारे यहाँ आता है और अगर उसकी वैचारिकी, उसकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से मेल खाती है और लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखता है, तो हम इसे ज्वाइन कराते हैं, आपके सामने कराते हैं। तो वो आप पता करें कि वो किसके संपर्क में है और उन्होंने क्यों छोड़ी। जी जाहिद अख्तर, समाज न्यूज। एक क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम तबका में खास करके ये भ्रम फैला हुआ है कि अगर हम आम आदमी को ना दें तो हो सकता है बीजेपी कहीं निकाल ली जाए, तो इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, मैं जो ये भ्रम फैला है, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के लोगों को एक बात समझना पड़ेगा कि आप जिसके डर से आम आदमी को वोट देना चाहते रहे हैं पूर्व में, दरअसल वो बिल्कुल बीजेपी के जितने भी मुद्दे हैं उस पर तो बीजेपी के साथ खड़े हैं ना। वो बिल्किस के मामले पे कुछ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। दलित समाज के साथियों से कहना चाहता हूं, हाथरस के मुद्दे पे कौन खड़ा हुआ? राहुल गांधी जी गए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। संभल के पीड़ितों के साथ कौन खड़ा हुआ? राहुल गांधी जी गए वहां पर। मणिपुर में राहुल गांधी जी गए मिलने के लिए। तो देश में जितने भी मुद्दे हैं, 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अरविंद केजरीवाल कभी नफरत के खिलाफ 4 कदम चले हो तो बताइए? 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी चले। इस देश में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज। ऐसे में अगर आपके मुद्दों पर राहुल गांधी खड़े हैं, संभल के मुद्दे पर राहुल खड़े हैं, अगर आपको ये लगता है कि हाथरस के मुद्दे पर राहुल जी खड़े हैं, अगर आपको लगता है कि दिल्ली दंगों में लोगों के आंसू पोंछने के लिए राहुल गांधी खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल जी तो यहाँ भी निकल करके लोगों के साथ नहीं आए ना, सामने नहीं आए। पूर्वी दिल्ली में एक भी दौरा किया उन्होंने उस दौरान, तो आप बताइए। तो मैं मुस्लिम समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि असल मुद्दों पर आपके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आप इस मुगालते में मत रहिए। जो भाजपा है वही आम आदमी पार्टी है। वैचारिकी के रूप में आरएसएस की गोद से निकली हुई दोनों पार्टियां। धन्यवाद।